जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस चला रहे हैं उसी की कंटिन्यू क्लास चलाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दी जाएगा, हम बायोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड हैं आरपीएससी द्वारा संचालित उसका जो सिलेबस है पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल और उसकी भी जो यूनिट फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और उसकी भी जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वो पढ़ रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी हमारा हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हो चुका है हमारा। प्लांट एंड एनिमल सेल जो है आज है, ठीक है ना। प्लांट एंड एनिमल सेल जो आज है, जो रिमेनिंग सिलेबस रहा है वो भी बहुत जल्दी हम पूरा कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जो है प्लांट एंड एनिमल सेल जो स्टार्ट करने वाले हैं और प्लांट और एनिमल सेल के अंतर्गत हम सबसे पहले एनिमल सेल स्टार्ट करेंगे, फिर प्लांट सेल देखेंगे। तो जो एनिमल सेल है उसकी बात करते हैं। देखो, हम सेल की प्रोकैरियोटिक सेल से पहले का जो हमारा लेक्चर वहां हम सेल की काफी डिटेल में बात कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल वो सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हम बात कर चुके हैं। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में देखेंगे, एनिमल सेल है तो वह सेल मेम्ब्रेन होगी और जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाह्य परत होती है। और ये जो होती है सेल के सेल और सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसके बीच की मध्य होती है। तो सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके कांटेक्ट में होती हैं, है ना। ये कांटेक्ट रखती है सेल का एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है। और ये जो होती हैं एक सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आप आपकी बुक में बहुत जगह लिखा हुआ देखते हैं सेमी परमिएबल। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल शब्द लिखा हुआ है तो सिलेक्टिवली परमिएबल ज्यादा सही रहेगा। रीजन सीधा सा है कि सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए सही रहेगा कि सेल जो होती, देखो सेमी परमिएबल का मतलब है जो अपने अंदर वाटर के अलावा किसी को आने जाने ना आते, पर इसमें वाटर के अलावा अदर मॉलिक्यूल्स भी आते जाते हैं, इसलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये सिलेक्ट करती है किस मॉलिक्यूल को आने देना, किस मॉलिक्यूल को नहीं आने देना, किसको डिफ्यूजन मेथड से आने देना, किसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से आने देना, किसको पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड से आने देना। ये कौन सिलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अगर वर्ड नहीं है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सही है। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड लिखा हो तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही इसको कहेंगे हम, ठीक है। It is differentially permeable and regulate the movement of solid between the cell and its environment. There are many specialized of the membrane often containing protein content. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें अगर मुख्य रूप से देखें, देखो मुख्य रूप से बाकी तो बहुत सारी चीज होती है लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर प्रोटीन होता है प्लस लिपिड की बाइलेयर होती है। बाइलेयर की प्रोटीन, बाइलेयर की लिपिड होती है और प्रोटीन लिपिड की दो लेयर होती है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी इंट्रिंसिक होता है, इंटीग्रल होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, प्रोटीन होता है इसके अंदर। वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ने वाला, भी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन भी करती है सेल का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट भी बनाती है और ये रेगुलेट भी करती है कौन इसके अंदर जाएगा कौन इससे बाहर जाएगा। तो रेगुलेशन का काम भी करती है, सेल के अंदर कौन जाएगा और कौन सेल से बाहर जाएगा, इसका रेगुलेशन भी कौन करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी, ठीक है ना। इसका रेगुलेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। एक तरह से वो कंट्रोलर है कि अंदर सेल के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या होगा, क्या वो सारा कंट्रोल करती है। अच्छा, एक शब्द आता है माइक्रोविलाई। एक्चुअली देखना आप, क्योंकि माइक्रोविलाई से आपसे पहले एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको कि एक ये आप चलो इधर बना देते थोड़ा सा। यह स्ट्रक्चर है, इससे बोलूंगा मैं ए, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपके बी। अगर मैं इस ए और बी का कंपैरिजन करूं, सरफेस एरिया देखिए किसकी लेंथ ज्यादा है, तो आप देखोगे कि ए की जो है लेंथ, ए की लेंथ ज्यादा होगी, बी की लेंथ कम होगी। कैसे मैं बताऊं आपको, बी की लेंथ कम कैसे होगी, ये मेरी 5 फिंगर है। अगर मैं यहाँ ऊपर से अगर काउंट करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही आएगी, लेकिन अगर मैं इस 5 फिंगर की लेंथ काउंट करूँ ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये सारी लेंथ कवर करूंगा मैं, इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं लेंथ कैसे कवर कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो अगर मैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, ये चिपकी हुई है तब इसका सरफेस एरिया इतना सही, लेकिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने पर इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है, जिससे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बनाए जाते हैं। ये कहाँ बनाए जाएंगे, जहां सरफेस एरिया
बढ़ाने की जरूरत होगी। सरफेस एरिया कहाँ बढ़ाने की जरूरत होगी? जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। तो जिस जगह पर सेल का काम अवशोषण करना अवशोषण करना होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव फूड है या किसी भी चीज का या वाटर है, लेकिन जहां जहां अवशोषण करना इसका मुख्य काम है, वहां सेल सरफेस इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर का निर्माण होता है। बात समझ आ रही? माइक्रोविलाई क्या है, कैसे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। और ये क्यों बनता है? सेल सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बनता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। माइक्रोविलाई के बाद अगर बात करें, क्योंकि हम देख चुके हैं, तो सेल में जो कवरिंग से जस्ट अंदर की ओर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हो, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शनली देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें वाटर होता है, सॉलिड्स होते हैं, इंक्लूड ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है और आयंस होते हैं। ये सारा होता है इसके अंदर। साइटोप्लाज्म वाटर होता है मेनली। ठीक है। फिर आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से जो पहले का जो लेक्चर है हमारा, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ चुका है। आपने नहीं देखा तो दोबारा देखो, बहुत मास्टर क्लास है, अच्छी क्लास है। आपको ये क्लासिफिक साइटोप्लाज्म वगैरह बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है ना। सेल इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। आप आराम से देखो उसको, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है। अब पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो हम बाहर से अंदर की, सेल में बाहर से अंदर की ओर पढ़ रहे हैं। बाहर क्या था, बाहर से अंदर की ओर क्या है वो पढ़ने वाला है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? पोकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसका जो है डायमीटर जो होता है लगभग 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर होता है। और ये मुख्य रूप से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, उसमें ये हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का इधर से इधर मूवमेंट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, तो उसमें जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हेल्प करता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्ट्रक्चरल रोल भी निभाता है ना। ये स्ट्रक्चरल रोल भी निभाता है। स्ट्रक्चरल रोल निभाने का मतलब ये है किसी का स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर रोल का मतलब किस दूसरे कुछ कंपोनेंट के स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है। कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है? एक तो जो होता है ये जो सेंट्रियोल जो बनता है आपका, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल बनेगा। जो सेंट्रियोल्स बनता है, सेंट्रियोल्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो सीलिया होता है, सारे सेल में नहीं, जिस सेल में होना है वो सीलिया एंड जो फ्लैजिला है, सीलिया जिस सेल में है, सीलिया एंड फ्लैजिला जिस सेल में है, उस सेल में सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है ना बेटा, सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है, जहां से ये अटैच होते हैं सेल के साथ, बेसल बॉडीज, उस बेसल बॉडीज का जो निर्माण जो होता है वो निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल्स से होता है। किससे होता है? बेसल बॉडी का निर्माण। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन के रूप में भी हेल्प कर रहा है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है, सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी निभा रहा है, सेंट्रियोल के अंदर, सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है सेंट्रियोल को बनाने में स्ट्रक्चरल रोल निभा रहा है। इसके अलावा सीलिया एंड फ्लैजिला जो है, सीलिया और फ्लैजिला जो है, उस सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है उसके निर्माण में भी माइक्रोट्यूब्यूल अपना रोल निभा रहा है। इसका डायमीटर कितना होता है? 25 नैनोमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद आती है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है ये छोटे छोटे धागे नुमा संरचना होती हैं, धागे नुमा, है ना बेटा। ये जो होती हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का था, ये एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। कौन सा बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रोफिलामेंट नाम ही ऐसा ही है ना, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक्टिन प्रोटीन की होती हैं। और ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से जस्ट नीचे की ओर ही लगी हुई होती है। और अब सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही है, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन के नीचे ही है, तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करती है। देखो यहाँ इस शब्द का मतलब ही समझना, जहां भी अपने साइंस में जहां भी एंडो शब्द आए ना, एंडो का मतलब होता है इन, और जहां भी एक्सो शब्द आए ना, एक्सो का मतलब होता है आउट। तो एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर किसी चीज को लेना, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से कोई चीज बाहर निकालना।
तो उसमें भी जो है माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। एंडोसाइटिक वेसिकल की अगर बात करें तो जैसे देखो ये वाली जो वेसिकल जो है ये एंडोसाइटिक वेसिकल है, और जब सेल के अंदर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल होता है या पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर को सेल के अंदर लेना बाहर से, कोई से, जैसे ये आपकी सेल है, इसके अंदर ये ए है, इस ए को सेल के अंदर लेना है, तो जब ये सेल के अंदर आ जाएगा तो ये जो वेसिकल बनेगी ए, जिसके अंदर ए है, ये जो वेसिकल बनी है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो इसको, हाँ, ये जो ए वाली जो ये वेसिकल बनी, ये वाली, इसी वेसिकल को हम बोलेंगे एंडोसाइटिक वेसिकल। ये एंडोसाइटिक वेसिकल जो होती हैं क्या करती है, किसी भी चीज को डिफ्यूजन मेथड से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से जो सेल के बाहर से सेल के अंदर लेती हैं, तो इसमें इसको जिस वेसिकल में उस चीज को लेती है, जैसे ए है या जो भी फूड पार्टिकल है, पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर है या कोई लार्ज स्ट्रक्चर जो अंदर लेती है, उस वेसिकल को हम बोलेंगे एंडोसाइटिक वेसिकल। ठीक है, और इसमें अभी जस्ट हमने बात की कि माइक्रोफिलामेंट इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो गया, बाहर से अंदर लेना एंडोसाइटोसिस। दूसरा था एक्सोसाइटोसिस। क्या है बेटा? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल, उसको तो अंदर लिया था, अब इसको अंदर से कोई चीज बाहर निकालना। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। और जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज, सॉरी, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर से कोई चीज अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस, और अंदर से कोई चीज बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। बात समझ आ रही है? तो यहाँ हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर किसको निकालेंगे? सेल। आप कुछ सोचो, सेल में से बाहर हम किस चीज को निकालेंगे? या तो सेल के अंदर हमने प्रोटीन बनाया है और प्रोटीन गोल्जी में जाके पैकेजिंग हो गई, वो प्रोटीन को हमें कोई जैसे हार्मोन, हार्मोन भी एक प्रोटीन ही होता है, तो हमने कोई हार्मोन या प्रोटीन बनाया, उसको कहीं और सेल में बनाया, यहाँ भेजना उसको कहीं और है, तो उसको वेसिकल में पैक करके सेल से बाहर भेजेंगे हम, तो उसे क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस। या फिर सेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो डेड ऑर्गेनिज्म है या जो कचरा है, कुछ वेस्टेज है, लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया और सेल से बाहर निकालना है, तब भी जो उसे सेल से बाहर निकालेंगे तो एक्सोसाइटोसिस कहेंगे उसके। ठीक है, तो इसके दो कंडीशन में हम सेल से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं, चाहे वो हार्मोन बनाओ तो उसे हम गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग वगैरह करने के बाद सेल से बाहर निकालते थे, एक्सोसाइटोसिस। और या फिर जो है लाइसोसोम ने किसी चीज को डाइजेशन कर दिया तो उसे सेल से बाहर निकालेंगे, तो वो भी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? देखो, जो एल्गी जो है, एल्गी के अंदर गोल्जी एपरेटस ये रहा आपका, ये गोल्जी एपरेटस। इसके अंदर देखो बहुत सारी सिस्टर नहीं है, 1 2 3 4, ये सारी सिस्टर नहीं है। क्या है? सिस्टर नहीं। तो सिस्टर नहीं का जो सेट्स होता है, थैले होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस। और इसका मुख्य काम क्या होता है? जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन की पैकेजिंग करना, राइबोसोम में जो प्रोटीन बना है उसका प्रोटीन पैकेजिंग करना। इसके अलावा लिपिड के मॉडिफिकेशन में भी है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग भी करता है और इसके अलावा मॉडिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एसिडिक एंजाइम लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिख सकते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं इसमें? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह देंगे हम, डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह देंगे। अभी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये कैसे होंगे? ये एसिड बेस होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक होते हैं, एसिड में एसिड होता है ये। ठीक है, तो नॉर्मली सेल के अंदर ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह फॉरेन बॉडी है, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर जब सेल में जब इनका कुछ भी काम नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इसको एल्कलाइन, सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं। कौन सा मीडियम बनाते हैं? एल्कलाइन या एल्कलाइन एनवायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कलाइन एनवायरमेंट के अंदर इन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम जो होता है, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, एल्कलाइन एनवायरमेंट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, रहते हैं।
और जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ गया या सेल उसको किसी भी चीज को डाइजेशन करने की जरूरत होती तब लाइसोसोम उससे अटैच हो जाता है, उसका डाइजेशन कर देता है। और कभी कभी अगर वो सेल के अंदर फट भी जाए, लाइसोसोम अगर सेल के अंदर फट जाता है तो कंप्लीट सेल का ही डाइजेशन कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहता है। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग? क्योंकि जिस सेल के अंदर है ना उसी सेल का डाइजेशन कर देता है। अगर ये फट गया तो जिस सेल में उस सेल का ही डाइजेशन कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सुसाइड बैग भी बोलते हैं ये लाइसोसोम के अंदर। किस टाइप के एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, एसिड प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। नॉर्मली जो एंजाइम होते हैं इन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखने के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर इनको रखा जाता है लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री राइबोसोम। लगभग किसी भी सेल में 50,000 फ्री राइबोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 50,000 के लगभग फ्री राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का एक ही काम है, राइबोसोम्स जो होते हैं इनका एक ही कार्य होता है, वह है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये राइबोसोम जो होते हैं ना बेटा, राइबोसोम इनकी 80, चूंकि यूकेरियोटिक सेल है तो इनमें 80 एस प्रकार का होता है और इनकी भी 2 सब यूनिट होती है। एस क्या हम बात कर चुके हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। और इसकी भी 2 यूनिट होती है, एक 60 एस की और एक 40 एस की। और हम ये पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ये प्रोटीन को बनाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। फिर बात करते हैं कुछ राइबोसोम जो होते हैं ईआर, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर में जो मेम्ब्रेन होती हैं उसमें बाहर की ओर जैसे ईआर बनी होती है, इस ईआर के ऊपर जो है राइबोसोम लग जाते हैं। और जब ये राइबोसोम लग गया तो अब इसको बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, खुरदरी अंतःपद्रव्य झलिका, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है? वही प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली जो ईआर होती है ना बेटा, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार की होती है। एक जिसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी। ये किसका काम करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, ठीक है। और जो दूसरी जो होती है वो होती है SER। SER कौन सी होती है बेटा? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका। ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। इसमें हेल्प करती है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस RER ने जो प्रोटीन सिंथेसिस किया वो प्रोटीन सिंथेसिस होकर कहाँ जाता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उसकी पैकेजिंग वगैरह करती है। और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, वो क्या करती हैं? वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है और स्टेरॉइड सिंथेसिस में भी हेल्प करती है SER। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रियोल। एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल उसके अंदर होगा ही होगा। नंबर ऑफ 2 होंगे सेंट्रियोल। कितने होंगे? 2 होंगे। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होंगे। ये जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम को सेपरेशन में हेल्प करता है सेंट्रियोल, है ना, क्रोमोसोम सेपरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी सेल होती है उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फोल्डेड होती है। ऐसे बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। ना बेटा, तो जो इंटरनल मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन
नॉर्मली होती है। और वैसे हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे उसमें बताएंगे जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी नेचर जो होती है वो नेचर से यूकैरियोटिक होती है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो नेचर से प्रोकैरियोटिक होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया सेल इन द सेल कहलाता है। सेल के अंदर जो है दो ही ऐसे, और न्यूक्लियस के अलावा दो ही ऐसे पार्ट है जिसमें खुद का डीएनए होता है, जिसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिसमें डीएनए होता है। एक तो न्यूक्लियस में है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में भी जो है डीएनए होता है। एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए होता है, और प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बेटा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे एटीपी मिल कहते हैं। ये एटीपी जनरेशन करता है, सेल के अंदर क्या करता है, एटीपी जनरेशन करता है। और इसकी जो ये इनफोल्डेड जो मेम्ब्रेन होती है अंदर इंदर लेयर की इनफोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है। जो इसकी मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें टीसीए के एंजाइम होते हैं जिसे टीसीए साइकिल चलता है। अब वे सेल जिनको ज्यादा वर्क करना होता है, वे सेल जिनको ज्यादा वर्क करना होता है, जैसे मसल सेल है, स्केलेटन सेल्स है, उनको ज्यादा वर्क करना हुआ तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस सेल को ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा वर्क करना है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर रहा है। और एटीपी जनरेशन करने के लिए तो उनको ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ताकि चूंकि सेल को ज्यादा वर्क करना है तो उनको एटीपी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एटीपी के लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो ऐसी सेल जो जहां जिन सेल को ज्यादा वर्क करना पड़ता है उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई होते हैं, संख्या जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो बहुत ज्यादा होता है। जिन सेल को कम वर्क करना पड़ता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल का जो एजिंग होता है यानी कि जो बुढ़ापा आता है उसको डिले करता है। एक्चुअली जो पेरोक्सिसोम जो होता है, इस पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, कैटालेज। ये कैटालेज क्या करता है कि जो सेल को डैमेज पहुंचाने वाले जो आयंस वगैरह बनते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि सेल का जो एजिंग है उसको थोड़ा डिले कर देता है, सेल के एजिंग को रोकता है, थोड़ा डिले करता है। और डिले करने से क्या होगा, सेल की एजिंग थोड़ी लेट होगी। तो सेल के लिए पेरोक्सिसोम सेल को बचाने के लिए, उसके एजिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक माइक्रो बॉडी है सेल की, जो कि इसको एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प इन डिलेइंग सेल एजिंग। डिले करता है, क्या करता है, डिले करता है सेल एजिंग को। एजिंग मतलब बुढ़ापा, जिसके बाद तो सेल मर जाएगी। तो एजिंग को डिले करना, सेल को बचाने का काम करता है पेरोक्सिसोम। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है सेल के अंदर। फिर न्यूक्लियस, देखो बेटा न्यूक्लियस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता ही है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जब ये एसिड हैं तो ये कैसे होना चाहिए, बेस होना चाहिए। बेस, ये बेस है ताकि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके डीएनए। ये बेस है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर हम जो डीएनए पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे H2A, H2B, H3, H4, H1, ये सारी चीज हम पढ़ने वाला है। हिस्टोन प्रोटीन की भी सब यूनिट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। लेकिन अभी हम यही नॉर्मल वेज में हम सिंपल जो इंट्रोडक्टरी फेज में यही पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जिसे केंद्रिका कहता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो उससे राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए बनते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए बनने के, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर आकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, और इसी के अंदर टीआरएनए का फॉर्मेशन भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही टीआरएनए का फॉर्मेशन भी होता है। बात समझ आ रही है आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर की ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में बाहर की ओर डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, और उस मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको राइबोसोम लगे हुए तो रफ, नहीं तो स्मूथ रेटिकुलम बोल लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल लेंगे। ठीक है, सिंपली अगर नॉर्मल देखा तो एक सेल में एक न्यूक्लियस ही होगा। कितना होगा, वन सेल वन न्यूक्लियस। वन सेल है तो वन न्यूक्लियस होगा। लेकिन कई बार जो है वन सेल में मोर देन वन
उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस सेल को बोलेंगे सिनोसाइट्स, सिनोसाइट सेल। क्या बोलेंगे, ऐसी सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोसाइट सेल या सिनोसाइटिक सेल बोलेंगे, सिनोसाइटिक सेल। अब जो हमने एनिमल सेल का पढ़ा उसका समराइज है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो सुनो, हमने देखो लाइसोसोम के बारे में बात की। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। सबसे पहले बात करते हैं, इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में करने सेल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अल्कलाइन फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जब ये सेल के अंदर जो भी फॉरेन बॉडी होती है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ऐसी सेल जिसको ऐसा डाइजेशन वाली एक्टिविटी ज्यादा करनी होती है, उसमें लाइसोसोम का नंबर ज्यादा होता है, जिससे फेगोसाइटिक सेल वगैरह होती है। फिर राइबोसोम की बात करें, लगभग 50,000 राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। फिर एंडोसाइटिक वेसिकल, किसी चीज को अंदर लेने के लिए एंडोसाइटिक वेसिकल होती है। माइक्रोट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है। और ये जो है स्ट्रक्चरल रोल भी साइटोस्केलेटन में रोल निभाता है। इसके अलावा स्केलेटन रोल भी निभाता है। कहाँ निभाता है, सेंट्रियोल के अंदर, और फ्लैजिला और एक्टिन सीलिया जो है उसकी बेसल बॉडी बनाने में। फिर न्यूक्लियस की बात हमने जस्ट अभी की। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर टीआरएनए बनता है, आरएनए बनता है, आरआरएनए बाहर आकर राइबोसोम बनाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेशन करता है। माइक्रो, फिर ऊपर आता है माइक्रोवेलेंट। माइक्रोवेलेंट सेल सरफेस इंक्रीज, एरिया इंक्रीज करता है। पेरोक्सिसोम जो होता है, पेरोक्सिसोम का हमें पता है कि पेरोक्सिसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल एजिंग को डिले करता है। सेंट्रियोल नंबर ऑफ 2 पेयर में होते हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, और सेल डिवीजन के समय हेल्प करते हैं ये, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर सेक्रेटरी वेसिकल या एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से जो भी चीज बाहर निकालनी होती है, चाहे तो लाइसोसोम जो डाइजेस्ट किया उसको बाहर निकालना हो, या प्रोटीन जो सिंथेसिस हुआ उसको बाहर निकालना, तो सेल से जो चीज बाहर निकालती है उसके लिए सेक्रेटरी वेसिकल का यूज करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में काम आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है। गोल्जी एपरेटस जो प्रोटीन बना उसके पैकेजिंग में, लिपिड मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का आउटर मोस्ट सरफेस है और सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रहती है, और सेल के अंदर कौन जाएगा, सेल से बाहर कौन जाएगा, उसको रेगुलेट करता है। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म में वाटर और उसके साथ साथ आयन वगैरह डिजोल्व रहते हैं। अब जो है हमने एनिमल सेल तो पढ़ लिया है ना, अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट सेल। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट सेल की जो कवरिंग होती है प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होती है। क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। जो सबसे बाहर की और कवरिंग होती है वो क्या होगी, प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होगी, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है मोस्ट ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें पैक्टिन, हेमिसेलुलोज भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमिला, ये सारी जो है बाद में हम डिटेल, जब सेल वॉल डिटेल में पढ़ेंगे उस समय सेल वॉल के बारे में वहां पढ़ेंगे। अभी हम सेल वॉल का मेन फंक्शन यही है कि ये सेल वॉल जो होती है ये सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करती है। क्या करती है, टर्जिडिटी मेंटेन करती है। जब सेल के अंदर ज्यादा पानी आ जाता है, वाटर ज्यादा आ जाता है, तो फूलती है, तो फूलकर फटने से रोकने का काम जो है सेल वॉल करती हैं। सेल वॉल के बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने एनिमल सेल में पढ़ा, वहां भी ये वैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है। इसमें भी लिपिड की बाइल लेयर है, प्रोटीन है, और बाकी दूसरे और भी मटेरियल, पर मुख्य रूप से दोनों ही हैं, है ना, लिपिड की बाइल लेयर और प्रोटीन, ठीक है। बस परसेंटेज में चेंजेस रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस रहता नहीं है। अच्छा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखो सेकंड पॉइंट पढ़ना बेटा आप अपना, ये वाला पॉइंट देखो, इट इज फ्लेक्सिबल एनफ, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू मूव क्लोज और अवे, सेल वॉल से के पास जा सकती है, सेल वॉल से दूर हट सकती है। सेल वॉल के पास कब जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब उसमें ज्यादा पानी आ जाएगा सेल में तो वो फूलेगी, तो सेल वॉल के पास चली जाएगी। और जब सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो वो सिकुड़ेगी, तो सेल वॉल से थोड़ी दूर भी जा सकती है ना। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से थोड़ी सी अंदर की ओर भी जा सकती है, और थोड़ी सी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर भी डाल सकती है। फ्रॉम द सेल वॉल द वाटर कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म चेंज, जो वाटर कंटेंट चेंज होता है उसे अकॉर्डिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ द सेल वॉल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही, यही मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के कंपोनेंट के लिए भी, सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल
होती हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल वॉल होते हैं ना बेटा, उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं माइन्यूट स्पोर्स टाइप होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर माइन्यूट स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म। किसके स्ट्रैंड है? साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड है, विच पास थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो पोर्स है, ये देखो यहाँ पे ये वाले पोर्स, ये वाले पोर्स जो है, इस पोर्स के बीच में से ये वाले, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या? प्लाज्मोडेस्माटा आर माइन्यूट स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच पास थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल एंड कनेक्ट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट सेल। प्लाज्मोडेस्माटा जो है साइटोप्लाज्म के माइन्यूट स्ट्रैंड है, छोटे-छोटे स्ट्रैंड हैं, जो कि सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल में से पास होता है। जो पास वाली सेल है उसके प्रोटोप्लास्ट से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार सेल जो है, सेल वॉल होने के बावजूद प्लांट सेल जो है एक सेल और दूसरी सेल में आपस में कांटेक्ट में रहता है। और जो वाटर का मूवमेंट है, अभी हमने थोड़ी दूर पहले बात किया था सिम्प्लास्ट वाला, एक एपोप्लास्ट दूसरा सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट वाला वाटर मूवमेंट भी इसी प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ही हो पाता है। और इसके अलावा और भी कुछ सॉल्यूट जो सेल के अंदर आपस में एक्सचेंज करना होता है, वो भी इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा हो पाता है। तो सेल सेल के बीच में कुछ भी आदान प्रदान करना होता है, वो उसके लिए इसी प्लाज्मोडेस्माटा का यूज करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? स्ट्रैंड है, साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड है, जो सेल वॉल के अंदर जो माइन्यूट पोर है उसमें से होकर दूसरी सेल के प्रोटोप्लास्ट में कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने एनिमल सेल के अंदर भी बात की थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे भी वही ट्यूबुलिन प्रोटीन की ही है और वैसे ही रोल इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना। देखो माइक्रोट्यूबुल जो होलो स्ट्रक्चर जो वहां था वो यहाँ पे भी है, कंपोज ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन यहाँ पे भी है 25 नैनोमीटर। देखो ये नैनोमीटर क्या है, ये मैं पूरा समझा चुका हूँ पहले के वीडियो में। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये सब कुछ समझा चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा पहले वाली वीडियो जाकर देख लो, वहां मिल जाएगा आपको, है ना। तो 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और दे अकर जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ? माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की साइड ही माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं होती हैं। ठीक है, ये यहाँ देख लो आप। अरे पेन के क्या हो गया, पेन डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? ये वाले माइक्रोट्यूबुल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की ओर होता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे है और जो सेल वॉल है उसके ऊपर सेलुलोज जो है एडिशन का भी ये काम करते हैं। कौन? माइक्रोट्यूबुल्स। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है उसमें भी इन्वॉल्व है। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है उसके ऑर्गेनल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड दे फॉर्म स्पाइंडल्स एंड सेल प्लेट डिवाइडिंग। सेल प्लेट डिवाइड होती है तो उसमें प्लेट भी बनाती है। देखो सेल जो होती है, सेल डिवीजन के दो तरीका होता है। अगर प्लांट सेल है तो बाय प्लेट, सिंपली बाय प्लेट मेथड से सेल डिवीजन होगा। अगर प्लांट सेल है तो उसके बीच में प्लेट बनेगी और फिर ये प्लेट आपस में अटैच हो जाएगी और फिर दो सेल बन जाए। तो ये जो प्लेट बन रही है उसमें भी इसकी हेल्प रहती है, प्लेट बनाने में भी हेल्प करती है माइक्रोट्यूबुल्स। और इसके अलावा जब सेल डिवीजन होता है तो स्पाइंडल्स जो बनते हैं उसमें भी माइक्रोट्यूबुल्स की हेल्प रहती है। अगर एनिमल सेल होता तो नॉर्मली एनिमल सेल डिवीजन में क्या होता, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल में सबसे पहले क्या होता है, यहां से हल्का सा ये अंदर की ओर धंसती, फिर ये अंदर की ओर धंसती और लास्ट में ये दोनों आपस में अटैच हो जाती है। ठीक है, और फिर ये वाली सेल अलग हो जाती है। कोई बात नहीं, वापस, हाँ इसको हटाओ, ये वाली सेल अलग हो जाती और ये वाली सेल अलग हो जाती। ये एनिमल सेल के केस में होता है। कौन सी सेल? एनिमल सेल। सामान्य एनिमल सेल में ऐसा होता है। प्लांट सेल में प्लेट मेथड से सेल डिवीजन होता है और ये प्लेट मेथड में भी जो है माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करती है प्लेट फॉर्मेशन में और क्रोमोसोम सेपरेशन में, स्पाइंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं वैक्यूल। देखो ये प्लांट की जो वैक्यूल होती है ना बेटा, वैक्यूल ये 90% वॉल्यूम जो होता है मैच्योर सेल का कवर कर सकती है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होती है, हमने बात की प्लांट्स के अंदर एक बड़ी सी जो मेरे पीछे के ऊपर दिख रही है आपको, है ना, ये वैक्यूल्स, ये वैक्यूल 90% तक जो है स्पेस कवर कर सकती है प्लांट सेल का। कितना कर सकती है? 90% तक।
अब इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, इसके अंदर सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं। देखो सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है या जो आयन एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर चले जाएंगे, शुगर जो एक्स्ट्रा वो चली जाएगी, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, अपने पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे इसमें अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। या वाटर एक्सेस, ज्यादा अमाउंट में वाटर तो वो वाटर भी इसके अंदर हो सकता है। ये सब चीज स्टोर करने का काम करती है। सब कहाँ स्टोर होंगे, सबके सब वैक्यूल के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंजाइम भी होंगे इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप चाहो तो नोट कर लेना ये वाला। वैक्यूल ऑल्सो कंटेन एंजाइम, कौन से एंजाइम, इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ सेल कंपोनेंट्स। कौन कौन से, सच एज क्लोरोप्लास्ट। तो सेल कंपोनेंट को रिसाइकलिंग के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है हमें, सेल कंपोनेंट के जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह के रिसाइकलिंग के लिए जो हमें एजेंट चाहिए होता है, जो रिसाइकलिंग की जो एंजाइम चाहिए होता है, सेल कंपोनेंट की रिसाइकलिंग के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होंगे, वो एंजाइम भी कहाँ मिलेगा हमें, वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। यहाँ से लेते हैं ये जो है इसे बोलेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट से वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है वैक्यूल हमारे प्लांट सेल के लिए। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ज्यादा इसकी डिटेल जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे वहां देखेंगे, अभी हमें इतना से ही पता होना चाहिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रोप्लास्टिड से ये बनते हैं, प्रोप्लास्टिड से बनता है, प्रोप्लास्टिड से क्या क्या बनता है, एक तो बनता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बनता है क्रोमोप्लास्ट, और जो तीसरा बनता है, ये देखो आपका क्लोरोप्लास्ट का भी दे रखा है, क्रोमोप्लास्ट का भी दे रखा है, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट का भी दे रखा है। तो तीसरा जो बनता है वो बनता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये सामान्य ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन को छोड़ के बाकी कोई सा भी कलर का हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट सामान्य तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और क्रोमोप्लास्ट मतलब ग्रीन के अलावा दूसरा कोई सा भी कलर हो सकता है, कलरफुल जो भी पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जब बन रहा होता है तो क्लोरोप्लास्ट बनने से पहले रीअरेंजमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट बन जाता है कई बार। हम बात करेंगे जब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हम पढ़ेंगे उस समय, है ना बेटा। अभी आप ये देखो प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। इधर लिख देता हूँ, प्लास्टिड्स 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम आता है। क्रोमोप्लास्ट मुख्य रूप से कलर देने का काम करता है, कि इसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीनोइड्स होने के कारण इसमें ये कलर देता है, ठीक है, कैरोटीनोइड्स के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट जो है फूड स्टोरेज का काम करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट भी हमने देख लिया और ल्यूकोप्लास्ट भी देख लिया। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट के 2 टाइप होते हैं, आप चाहो तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च वगैरह स्टोर करता है, और इलियोप्लास्ट जो है ऑयल वगैरह स्टोर करता है, ऑयल वगैरह लिपिड वगैरह स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमने एनिमल सेल में बात की वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। और कुछ सेल, ऐसी सेल जो कि ज्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है, वहां ये बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सेल्स के अंदर इनका ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रूट एपिडर्मल सेल होती हैं, एंड डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल, ये रूट एपिडर्मल सेल, ठीक है, डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल, ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल। इन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि इनको ज्यादा एटीपी चाहिए होती है। जब एटीपी ज्यादा चाहिए होती है इन लोगों को, सॉरी इन कंपोनेंट्स को, तो एटीपी जनरेट कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर ज्यादा होंगे।
ठीक है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें हम, वैसे एनिमल सेल में पड़ा वही काम है, यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम है। राइबोसोम का जो ईआर के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम, उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस का ही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन की साइट ही है। प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में बात की थी, गोल्जी बॉडी को यहाँ पे डिक्टियोसोम बोलेंगे हम। गोल्जी बॉडी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलेंगे। और ये भी यहाँ पे पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज एंड पैकेजिंग का काम ही करता है, जैसा हम एनिमल सेल में पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस की बात करें एनिमल सेल में, जैसे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा वो की वो चीज यहाँ पर भी है। इसमें भी डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर जहाँ एमआरएनए नहीं बनता न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए बनता है और टीआरएनए बनता है। आरआरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए, जो कि न्यूक्लियस में बनकर बाहर आकर राइबोसोम का निर्माण करता है, और टीआरएनए बनता है। एमआरएनए तो डीएनए से बनता है ना बेटा। अब लास्ट में अगर इसका भी समराइज अगर करना चाहें, हमने क्लोरोप्लास्ट देख लिया। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज में काम आता है। ठीक है। और वैक्यूल जो होती है 90% स्पेस कवर करती है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वैक्यूल के अंदर रहती है। और सेल कंपोनेंट रीजनरेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो भी वैक्यूल्स के अंदर ही रहते हैं। पिगमेंट वगैरह भी वैक्यूल में रहते हैं, आयन वगैरह भी वैक्यूल में स्टोर रहते हैं। फिर माइक्रोट्यूबुल होलो होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है। और यहाँ पर भी जो सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और सेल प्लेट बनाने में जो डिवाइडिंग सेल को डिवीजन में सेल प्लेट बनती है, वहां भी इसकी हेल्प होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल में क्या वही लिपिड और प्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है, रेगुलेशन का काम करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। गोल्जी बॉडी को यहाँ पर डिक्टियोसोम कहते हैं, और ये पैकेजिंग का ही काम करते हैं मुख्य रूप से। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। प्लाज्मा और डेस्मेटा दो सेल के बीच में कांटेक्ट है। साइटोप्लाज्मिक जो सेल वॉल के अंदर जो स्मूथ पोर होते, छोटे छोटे पोर होते हैं, उसमें से प्लाज्मोडेस्मेटा, उसमें से जो है साइटोप्लाज्म जो है बाहर निकला हुआ रहता है, और उसी को प्लाज्मोडेस्मेटा कहता है। सेल वॉल डिटेल में बाद में देखेंगे आगे हम। ये प्रोटेक्शन का काम करती है सेल वॉल। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होते हैं, जो कि सेल को कंट्रोल का काम करते हैं। तो देखो आज की क्लास के अंदर हमने जो है प्लांट एनिमल सेल पढ़ लिया और प्लांट सेल पढ़ लिया। एनिमल सेल के अंदर हमने टोटल जो डिटेल लेनी थी वो दे दी, तो हमने प्लांट सेल में वो डिटेल देने से हमने बच्चे हैं थोड़ा वो डिटेल जो एनिमल सेल प्लांट सेल में कॉमन थी वो हमने एनिमल सेल जब पढ़ी वही डिटेल दे दी हमने। ठीक है। तो प्लांट सेल में वो डिटेल हमने दोबारा कवर नहीं की, टाइम पास करना ही करना, हमारा एग्जाम सिर के ऊपर है। इसके लिए हमने प्लांट सेल में जो चीज कुछ एक्स्ट्रा बताना लायक थी वो बताई, बाकी ज्यादातर चीजें नहीं बताई, क्योंकि हम प्लांट सेल को आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, एनिमल सेल को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आप लोगों को हमारी और इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतनी बड़ी बड़ी क्लास और जल्दी क्लास और डिटेल क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।